नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक मानदंड बनाने के लिए साझा प्रयास पर जोर। समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित करते हुए लोकतंत्र की भावना को बताया भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग। कहा, दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के प्रयास में सबके साथ है भारत। पंचतत्व में विलीन हुए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में नम आंखों से देश ने दी विदाई। अंतिम दर्शन को पहुंचे कई केंद्रीय मंत्री और जानी मानी हस्तियां। चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों का नहीं कोई असर। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। सदन में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। कार्बन उत्सर्जन पर भारत की प्रतिबद्धताओं पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की मांग। देश में अब तक करीब 132 करोड़ टीकाकरण। 86% वयस्कों को दी गई कोविड टीके की एक खुराक। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। देश में नए वेरिएंट के ओमिक्रॉन के अब तक 25 मामले दर्ज। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मिला ऑब्जर्वर का दर्जा। भारत के अस्थायी राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने बताया ऐतिहासिक निर्णय। सदस्य देशों का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानदंड बनाने के लिए एकजुट प्रयास जरूरी है, जिससे इनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जाए, ना कि इसे कमजोर करने के लिए हो। अमेरिका की ओर से आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की भावना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। सदियों का प्रवासीय शासन भी भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को नहीं दबा सका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मूल ताकत वो भावना, वो परंपरा है जो हमारे नागरिकों और हमारे समाज में निहित है। The India story has one clear message to the world that democracy can deliver, that democracy has delivered, and that democracy will continue to deliver. Excellencies, the structural features like multi-party elections, independent judiciary, and free media are important instruments of democracy. However, the basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our societies. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों ने लोकतांत्रिक विकास के विभिन्न रास्तों का अनुसरण किया है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी को अपनी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने और समावेश, पारदर्शिता और मानवीय गरिमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। Our democratic practices and systems, and we all need to continuously enhance inclusion, transparency, human dignity, responsive grievance redressal, and decentralization of power. In this context, today's assembly provides a timely platform for furthering cooperation
among democracies. India would be happy to share its expertise in holding free and fair elections and enhancing transparency in all areas of governance through innovative digital solutions. तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बरार स्क्वायर शमशान घाट में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, कई देशों के सेना बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बरार स्क्वायर पहुंचकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को अंतिम विदाई देते हुए मुखाग्नि दी। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनके दिल्ली आवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न दलों के नेताओं, जानी मानी हस्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने श्रद्धांजलि दी। लोगों ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने से पूरा देश गमगीन है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत और सेना के अधिकारियों समेत 12 लोगों की जान गई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश में ही जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का भी इससे पहले सुबह दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के पार्थिव शरीर को बेस हॉस्पिटल से दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में लाया गया, जहां सेना के अधिकारियों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने बरार स्क्वायर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बरार स्क्वायर शमशान घाट में ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को श्रद्धांजलि दी। आखिर में दिवंगत ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की पत्नी गतिका लिड्डर और बेटी आशना लिड्डर ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 86% से अधिक वयस्कों को कोरोना वायरस रोधी टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सदन को यह बताया कि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि कोविड रोधी टीके वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी नहीं हैं। इंडिया ने आज 86% फर्स्ट डोज लगा दिया है। 7 करोड़ डोज राज्यों के पास आज के दिन में भी पड़ा हुआ है। मैं प्रेमचंद्र जी के अलावा सभी माननीय सांसदों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में झुंबेश और एक अभियान चला के वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाएं। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 25 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों में कोविड के हल्के लक्षण हैं। भारत में ओमिक्रॉन के जो मामले सामने आए हैं उनमें राजस्थान में 9, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक में 2, दिल्ली में 1 केस है। जामनगर में जिम्बाब्वे से आए ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की पत्नी और साले की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुनिया भर में 59 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 86.2% वयस्क आबादी को पहली डोज और 53.5% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। कल 74,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,600 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल रिकवरी रेट 98.36% है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 8,503 नए मामले सामने आए। इस समय देश भर में करीब 94,000 लोगों का उपचार चल रहा है। देश के कुल नए मामलों में 52% से अधिक मामले केरल से हैं। देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे 10,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं केरल और महाराष्ट्र है। देश के 43% सक्रिय मामले केरल में हैं। और अब नजर राज्यों की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बढ़ाया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और लांस नायक विवेक कुमार को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस की ओर से सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के लिए विधेयक पेश किया गया। देवस्थानम बोर्ड के अस्तित्व में आने के ठीक 2 साल बाद भंग करने का फैसला उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित गुरुद्वारा में रखे धार्मिक ग्रंथों को भारत सुरक्षित लाया गया है। दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सिर पर रखकर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आए। इस विमान से 100 भारतीय नागरिकों समेत 104 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन का शुभारंभ किया। जल संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें जल संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों का ऋण चुकाना होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप का नाम शामिल है। इसके अलावा पूर्व डीसीपी बलकार सिंह और पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान को भी टिकट दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज गंजम के गोपालपुर में तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी। इससे 1.65 लाख MTPA अमोनिया, 2.97 लाख MTPA नाइट्रिक एसिड का उत्पादन होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। इसमें विधायकों, सचिवों और अन्य वरीय पदाधिकारियों के भवन निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज गोवा में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। प्रियंका ने यहां पे ट्राइबल लोगों से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान पोरवोरिंग विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक में 20 स्थानीय निकायों में विधान परिषद की 25 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। यहां से 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे 14 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 6 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसमें
मुंबई की 2, नागपुर, कोल्हापुर, अकोला, बुल्ढाना और धुलिया जिले में एक एक सीट है। यहां 14 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद किसान दिल्ली बॉर्डर को खाली कर घर लौटने लगे हैं। रास्ता खुलने से आम लोगों को राहत मिली है। कल किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। केरल में खेले गए फाइनल मैच में मणिपुर ने रेलवे की टीम को हराकर 22वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया। कोविड महामारी ने समाज के कमजोर लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए देश की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि समानता मानवाधिकारों की आत्मा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महामारी के दौरान कई परामर्श जारी किए और चिकित्सा संबंधी तैयारियों को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम किया। राष्ट्रपति ने जलवायु न्याय पर जोर देते हुए कहा कि प्रकृति का क्षरण अपरिवर्तनीय है, लेकिन दुनिया वैश्विक जलवायु में हानिकारक परिवर्तन देख रही है। The National Human Rights Commission, with its deep concern for the rights of the vulnerable and marginalized sections of the society affected by pandemic, issued several advisories which helped in improving our response. The NHRC has worked with other stakeholders including civil society, media and individual activists to strengthen human rights. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने इसकी जानकारी दी। टीएस त्रिमूर्ति ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि आईएसए वैश्विक ऊर्जा बढ़ोतरी और विकास के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ऑब्जर्वर का दर्जा देने का संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 6 सालों में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक ऊर्जा विकास और वृद्धि के लाभ के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने ये घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जीतने के लिए जाने माने वास्तुकार बालकृष्ण दोषी से उन्होंने बात की और उन्हें बधाई दी। वास्तुकला की दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कृतियों की रचनात्मकता, अनूठेपन और विभिन्न प्रकृति के लिए दुनिया भर में उनकी सराहना होती है। अपने 70 साल के करियर और 100 से अधिक निर्मित परियोजनाओं के साथ 94 साल के बालकृष्ण दोषी ने अपने अभ्यास और अपने शिक्षण दोनों के ही माध्यम से भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में वास्तुकला की दिशा को प्रभावित किया है। बालकृष्ण दोषी ने कहा कि महारानी से रॉयल गोल्ड मेडल हासिल करने को लेकर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और देश ने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी को उनकी 143वीं जयंती पर याद किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कई केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता सी राजगोपालाचारी को उनकी 143वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान, प्रशासनिक और बौद्धिक कौशल के लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं शिमोगा में अनूठे म्यूजियम की कुछ खास झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।